तो सबसे बड़ा इसका ये बताऊंगा क्यों नहीं बेचूंगा, क्योंकि इसका जो माइलेज है, हेडरूम तो अनलिमिटेड है इसके अंदर। जिस हिसाब से इसकी पॉपुलैरिटी है इस गाड़ी की, जिस हिसाब से इसकी अवेलेबिलिटी है पार्ट्स की, तो किसी भी आप शहर में जाओगे तो मिल जाएगा आराम से। ये उतनी बॉक्सी नहीं है जितना नई वाली हो गई है। ये LXi में कहां से तुमने लगवाया है, ये मुझे बताओ जरा इसके बारे में। Hey guys, welcome to the channel again. स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज जो मैं प्रोडक्ट आपको दिखाने वाला हूँ, ये मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट है और एक ऐसा प्रोडक्ट है आपने हर घर में देखा होगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग मारुति सुजुकी कार और साथ ही साथ ये SCNG में आया। अब SCNG मारुति सुजुकी ने ऑलरेडी 1 मिलियन यानी कि 10 लाख यूनिट बेच चुकी है और ये जो गाड़ी है वो 2 लाख किलोमीटर क्रॉस कर चुकी है। कितनी बार इसके इंजन के ऊपर काम हुआ है, कितनी बार इसकी क्लच प्लेट के ऊपर काम किया गया है, पहले क्या क्या फीचर्स के साथ में आती थी और अब क्या क्या फीचर्स के साथ में आती है, उनमें बदलाव देखेंगे। इन 11 सालों में कितनी चेंज हुई है ये प्रोडक्ट CNG के साथ में, उसके बारे में जरा बात करेंगे और जानेंगे इसके प्राउड ओनर से कि इतने किलोमीटर चलाने के बाद में क्या क्या समस्याएं उनको यहाँ पर जो है वो झेलनी पड़ी। तो मैं आज बात कर रहा हूं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो अपने फ्यूल एफिशिएंसी, अपने स्पेस कंसिडरेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है एंड इट इज नन अदर देन मारुति सुजुकी वैगनआर। सो इनके प्राउड ओनर से जल्दी से मुलाकात करते हैं। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, जल्दी से कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। चलिए इस ग्रेट ओनरशिप रिव्यू को शूट किया जाता है। So here is my brother, none other than Vatsal. He is having his YouTube channel also. बहुत अच्छा काम कर रहा है। वत्सल, वेलकम टू माय चैनल भाई। थैंक यू विवेक। क्या चल रहा है, क्या जिंदगी में हो रहा है, मुझे ये बताओ पहले। ये रिव्यूज वगैरह तो होते रहेंगे। बस सर्दी आ गई है दिल्ली की, तो स्वेट शर्ट और हुडीज का मौसम आ गया है पहनने का। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव का मौसम हमेशा रहता ही है। अच्छा, तो वत्सल इज अ इंजीनियर, बाय द वे ही इज एन EC इंजीनियर, ही इज गोइंग टू बी एन इंजीनियर। लास्ट साल बचा हुआ है इनका सेमेस्टर, प्रोजेक्ट ईयर बचा हुआ है। क्या बना रहे हो प्रोजेक्ट में बाय द वे, कुछ सोचा अभी तक? हाँ, चल रहा है प्रोजेक्ट का काम एंड एक्चुअली मेरा CNG रिलेटेड ही प्रोजेक्ट चल रहा है इस टाइम पे। अच्छा, हाँ, तो क्या प्रोजेक्ट है, थोड़ी सी डिटेल बताओ जरा। डिटेल मैं थोड़ा इसलिए हाइड करना चाहूंगा कि वो पेटेंट तक जा सकती है बात वैसे तो, बट मेरा प्रोजेक्ट ये है कि बेसिकली जो आफ्टर मार्केट CNG कार्स होती हैं, उनके अंदर एक मैं ऐसा सेंसर लगाना चाहता हूँ जो कभी भी लीकेज हो उसमें तो वो डिटेक्ट कर ले एंड एक ओनर के पास मैसेज जाएगा एंड एक कंपनी के पास सीधा मैसेज जाएगा कि इस गाड़ी में लीकेज आई है एंड डिटेक्ट हो गई है, और इसमें फिर लीकेज वो सीधा इंजन कट कर दे। अच्छा, हाँ, कोई टाइम डिले नहीं, कुछ नहीं, सीधा इंजन कट। चलो ये पेटेंट अब मैं चुरा लूंगा, अब मैं इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाऊंगा पूरा। हाँ, श्योर। एनीवे, ऑल द बेस्ट वत्सल भाई। हम बात कर रहे हैं आज वैगनआर की। कितने साल हो चुके हैं इस वैगनआर को आपके पास में, ये बताओ जरा। 11 साल हो गए हैं इसको मेरे पास। हाँ, एंड मोटा मैं बताऊं तो अराउंड 1,40,000 से मैंने चलानी स्टार्ट करी है ये गाड़ी खुद। तो तकरीबन 60-70 हजार किलोमीटर हाँ, पर्सनली चलाई है। अच्छा, तो वत्सल की उम्र उस टाइम बाय द वे 10 साल ही रही होगी, अभी 21 के ही हो। तो वत्सल 10 साल की उम्र में उनके घर में ये गाड़ी थी। उस टाइम CNG लोग ज्यादा कंसिडर नहीं करते थे क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस हाई नहीं थे उस टाइम। मेरे ख्याल में 35 रुपए 40 रुपए उस टाइम पे अराउंड 20-25 की होगी। बट जैसे फ्यूल प्राइसेस के हाइक आई है वैसी CNG की भी प्राइस हाइक मार दी। 81 के करीब है। 81 है एंड अगर आप थोड़ा और ब्रीफ में देखोगे तो हरिद्वार में 98 है। हाँ, वो थोड़ा सा ये ना, उसमें ट्रेवल डिस्टेंस लॉजिस्टिक्स समझ लो कि ज्यादा लग गया है। रीजन प्राइस डिफर करेगा आपका, बट ये एक अच्छी बात होती है, लॉन्ग टूर जा रहे हो तो आपको CNG आराम से मिल जाती है। करेक्ट, अब ऐसा होने लग गया। हाँ, पिछले 2 साल में तो मैं भी देख रहा हूँ, बट धीरे धीरे। एनीवे, हम लोग बात करते हैं। वत्सल 10 साल के थे उस टाइम और 10 साल से तब से जो है इनके घर में CNG गाड़ी थी। ऐसा क्या हो गया कि CNG लेनी पड़ी उस जमाने में जब फ्यूल प्राइसेस ज्यादा हाई नहीं थे? एक्चुअली बात ये थी कि इससे पहले जो हम पे गाड़ी थी वो भी CNG ही डलवाई थी हमने उसमें भी। अच्छा, मारुति 800 थी उसमें भी, उसमें हमने CNG करवाई थी। नॉट LPG? नहीं, LPG नहीं करवाई। उस टाइम LPG का ट्रेंड काफी ज्यादा था। बट LPG की अवेलेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू था और CNG की अवेलेबिलिटी हो रही थी आराम से। अच्छा, इसीलिए तो इस वजह से CNG जाना, CNG थोड़ी बेटर लगी। अच्छा, जिस हिसाब से इस गाड़ी के अंदर ऊपर कैरियर लगा हुआ है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ तो ऐसा काम है जिसमें ये काफी मदद करता होगा आपको। क्यों लगाया वत्सल ये मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि अभी मैं लॉन्ग टूर से ही आ रहा हूँ वापस। अच्छा, तो लॉन्ग टूर्स में इसमें बूट स्पेस तो मिलेगा नहीं CNG सिलेंडर के चक्कर में। तो अगर लगेज कैरी करना, ट्रिप पे जा रहे हो कहीं दोस्तों के साथ, तो ये लगाओ एंड इस पे अपना सामान रखो, पूरा टाई अप करो और जाओ। 11 साल में 2 लाख किलोमीटर, तो तकरीबन मैं समझ सकता हूँ कि हर साल 20,000 किलोमीटर की 22,000 हर साल की रनिंग है इसकी। रनिंग चली है। अब मेरे ख्याल में ज्यादा बढ़ गई होगी। हाँ, है ना, अब थोड़ी डबल रनिंग हो जाती है क्योंकि पापा भी लेके जाते हैं, मेरे को भी चाहिए होती है। तो डबल रनिंग चलती रहती है। चलो ठीक है। तो वत्सल मुझे ये बताओ, इस गाड़ी से
तुम्हें प्यार है कि नहीं है ये बताओ। हाँ, मैं इसे बेचूंगा तो नहीं। क्यों, ऐसा क्या है इस गाड़ी में जिसके चलो प्रोज काउंट करते हैं पहले, और फिर जानेंगे कि क्यों आप एज एन ओनर आपको ये क्यों इतनी अच्छी लगी गाड़ी, और फिर जानेंगे इसके कॉन्स। चलो तो सबसे बड़ा सही बताऊंगा क्यों नहीं बेचूंगा, क्योंकि इसका जो माइलेज है, एफिशिएंसी, ये माइलेज आपका सिटी में भी आज भी 22, 23, 24 दे देगी। एंड अगर मैं हाईवे पे अगर क्रूज कर दिया अगर मैंने, तो 35 से 37 किलोमीटर पर केजी भी माइलेज देती है ये। इतना माइलेज निकाल देते हो? हाँ, अच्छे से। हाँ, अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं यकीन कर सकता हूँ कि मारुति सुजुकी की गाड़ियां माइलेज सीएनजी में 30 प्लस आराम से दे देंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट उनकी सिटी में भी ऐसी कुछ गाड़ियां हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बात करूं टाटा टियागो की, तो उसकी अगर सिटी में तकरीबन 24 के करीब की माइलेज है ना, तो पेट्रोल में क्षमता रखती है वैगनआर 24 निकालने की सिटी के करीब। तो इतना मुझे थोड़ा सा यकीन है इन बातों पे। बट एनीवे, इन 11 सालों में आप मुझे ये बताओ कि इस गाड़ी के साथ में आपने तकरीबन क्या क्या एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी बताना जो आप नहीं चाहते जिंदगी में दोबारा आपके साथ में घटे। तो पहले तो स्वीट मेमोरीज से स्टार्ट करते हैं, बताओ। स्वीट मेमोरी सबसे बड़ी ये थी कि इसका जो केबिन स्पेस है मुझे मिलती है, इसमें मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक कभी नहीं लगता। सबसे बड़ी बात जो है स्पेस है, स्पेस जो है इस गाड़ी के अंदर। हेडरूम तो अनलिमिटेड है इसके अंदर। लाइक टॉल बॉय डिजाइन के चक्कर में हेडरूम मुझे अच्छा मिल जाता है। तो कई बार होते हैं मेरे एक दो रिलेटिव्स जो 6 फीट प्लस हाइट के हैं, वो प्रेफर इसमें जाना करते हैं। अच्छा, हाँ ये हो जाता है, सही कह रहे हो। रिलेटिव्स में बहुत रहता है, स्पेशली सेकंड रो। हाँ, सेकंड रो के अंदर कि बाकी कंपैरिजन में जो गाड़ियां हैं उसका हेडरूम थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू दिस कार, तो इसलिए हेडरूम का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तीसरी चीज कि इसमें पार्ट्स अवेलेबिलिटी है। आपको कभी माथा नहीं मारना पड़ेगा कहीं पे किसी मैकेनिक के पास कि भाई तू पार्ट ला के दे मुझे। आज भी मैं छोटे शहर में जाऊंगा, मुजफ्फरनगर जैसे छोटे शहर के अंदर भी, वहां भी मुझे इसके पार्ट्स मिल जाएंगे आराम से रखे हुए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा कुछ हुआ इसके साथ में, कोई घटना आप शेयर करना चाहते हो जिसमें जो आपको लगा हो कि बहुत ही इजी पार्ट अवेलेबिलिटी है? हाँ, इसका भी पीछे एक इश्यू, लास्ट ईयर एक इश्यू आया था इसमें। कि इसकी जो सेल्फ की एक हाउसिंग मोटर होती है, वो आपका इंजन में के पीछे सीएनजी मैनिफोल्ड होता है, सीएनजी मैनिफोल्ड के थोड़ा नीचे वो पार्ट लगा होता है। एंड वो पार्ट एक आपका रिपेयरेबल पार्ट नहीं है, वो आप मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि आप इंजन तो हर कोई बंदा उतरवाएगा नहीं अपना बार-बार। सही बात है। तो रफ एंड टफ वेयर एंड यूज के चक्कर में वो खराब होता है पार्ट। करेक्ट। तो उस चक्कर में इसकी विद टाइम वो खराब हो गया। एंड जब वो खराब हुआ तो मैं जब सेल्फ मार रहा था, वो टूट के क्लच प्लेट में फंस गया था। अच्छा। हाँ, जैसे क्लच प्लेट में फंस गया तो मेरा क्लच का जो लीवर था फ्री हो गया बिल्कुल। तो लाइक मैं गाड़ी फिर स्टार्ट कर नहीं सकता क्योंकि ये डलेगा नहीं। तो मुझे इसको टो करवा के लेके जाना पड़ा था। पहली बार टो हुई थी किसी और गाड़ी से, पहली बार कि मुझे लेके जानी पड़ी टो करवा के मैकेनिक तक बस। एंड विद इन 2-3 आवर्स इसका पार्ट इसमें लगा दिया था। तो ये आपने अपनी सिटी क्या बता रहे हो या किसी और सिटी का बता रहे हो? ये मेरी अपनी सिटी की बात थी, बट जिस हिसाब से इसकी पॉपुलैरिटी है इस गाड़ी की, जिस हिसाब से इसकी अवेलेबिलिटी है पार्ट्स की, तो किसी भी आप शहर में जाओगे तो मिल जाएगा आराम से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड इस टाइम पे अगर आप शोरूम में भी लेने जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा इसका पार्ट। अच्छा वत्सल, मुझे एक बात बताओ यार, मुझे पेंट क्वालिटी इसकी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से ये वाला पोर्शन वियर हुआ है उस हिसाब से इसका ये ए पिलर वियर नहीं हुआ, बी पिलर वियर नहीं हुआ। मुझे जहां तक लग रहा है कि ये आगे वाला पार्ट जो है वो आपने रीपेंट करा है किसी आफ्टर मार्केट जगह। हाँ, इसका एक्चुअली फ्रंट का जो सारा ऑलमोस्ट ग्रिल और ये वाली ग्रिल छोड़ के बाकी सारा ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है पूरा। आगे का फ्रंट, हाँ, फेंडर वेंडर सब लेके। इसके बम्पर भी कम से कम 2 बार चेंज हो चुका है, हेडलैम्प्स चेंज हो चुकी है इसकी 2-3 बार एटलीस्ट। एंड ये बम्पर का इशू ये था कि लास्ट टाइम जब इसको करवा रहे थे रिपेयर, तो इसमें लास्ट कोट ऑफ पेंट जो होता है वो नहीं करवाया था हमने। अच्छा। वो एक कोट हमें टाइम के चक्कर में जल्दी चाहिए थी तो वो छोड़वा दिया था, तो उस चक्कर में पूरा एक पेंट उड़ गया है। तो तकरीबन कितने टाइम में ये हुआ है? इसको टाइम हो गया, अराउंड 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। हाँ करेक्ट। तो ये ज्यादातर जो है वो एक्सपोज्ड एरिया में रहती है। हाँ, फुल टाइम एक्सपोज्ड रहती है, कवर भी नहीं करता मैं इसको। जब डेली यूज की गाड़ियां होती है ना तो कवर करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो देख सकते हो विद टाइम इसका जो क्रोम है वो काला हो गया है। हाँ, ये तो ओरिजिनल क्रोम है। हाँ, ओरिजिनल कंपनी का क्रोम है ये। तो 11 सालों में ये इतना वियर हो गया है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ, ये जब आई थी ना, आई स्टिल रिमेम्बर रेडियो सिटी 93.5 FM पे कैंपेन चला था ब्लू आइड बॉय के नाम से। ब्लू आइड बॉय के नाम से, और ब्लू आइड बॉय इसीलिए बोलते थे क्योंकि इसकी छोटी लाइट थे, ब्लू थी, ब्लू कलर की थी, केवल इस वजह से ब्लू आइड बॉय बोलते थे। और बहुत फेमस हुई थी ये चीज इसकी। करेक्ट करेक्ट, सही कह रहे हो। मारुति ने उस टाइम पे लाइक ऐसा दिमाग लगाया था कि ये वाला पर्टिकुलर मॉडल है, ये
जितना ज्यादा सेल हुआ है कि नया वाला भी उतने नंबर भी अचीव करेगा तो देखते हैं, बट जो पिछली जनरेशन थी उन्होंने अचीव नहीं किया था। अच्छा सच बताना, इस वाली जनरेशन में और पुराने वाली जनरेशन में कौन सी ज्यादा बेहतर लगती है आपको? अगर मैं थोड़े स्टोरेज स्पेसेस की बात करूंगा तो मैं इससे जो पिछली वाली जनरेशन थी उसमें इससे भी पहले वाली में? हाँ, अच्छा, उसमें एक्चुअली था कि वो था डैशबोर्ड था। हाँ। उसमें आपको 2 स्टोरेज स्पेस मिलती थी फ्रंट में, सही कह रहे एक ऊपर मिल जाता था एरिया, एक नीचे मिलता था। हाँ। इसका जो फेसलिफ्ट वाला एक वर्जन आया था उसमें आपको वो मिल गया था एक स्पेस, वो डैशबोर्ड के अंदर आप थोड़ा बहुत ऊपर आइटम रख लो। करेक्ट। एंड अब जो नई वाली आई है उसमें भी हार्डली शायद से मुझे लगता है इसके अंदर लेकिन जो कप होल्डर का डिजाइन है वो बहुत अच्छा हाँ, है। इसके अंदर कप होल्डर बहुत अच्छे हैं। हाँ, डैशबोर्ड के अंदर ही है ना, बटन दबाओ और निकल जाता है। इसका कप होल्डर का डिजाइन बहुत अच्छा है एक तो इसके। स्विफ्ट में भी आता था वो पुराने वाले। हाँ, पुराने स्विफ्ट में आता था वो। सही कह रहे हो। एनीवे हाँ, चलो हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे कि हाँ, इस वाली में मुझे एक्चुअली इसका डिजाइन ज्यादा प्रोपोर्शनल रहता है अभी करंट जनरेशन जो है ना, उससे ज्यादा ये मुझे ज्यादा अच्छी लगती है देखने में। पता नहीं क्यों ये उतनी बॉक्सी नहीं है जितना नई वाली हो गई है। हाँ हाँ हाँ, ये भी है। बॉक्सी तो खैर ये हमेशा से थी, टॉल बॉय डिजाइन भी हमेशा से था इसके अंदर, और इसी वजह से ये सेल भी सबसे ज्यादा हुई है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, चौथी जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन इसलिए आई थी क्योंकि आपका हुंडई सैंट्रो एक टॉल बॉय डिजाइन पे आई थी, तो उससे कंपैरिजन के चक्कर में मारुति ने अपनी फर्स्ट वैगनआर निकाली थी। हाँ। वो जो आपके 1.1 लीटर MPFI इंजन में आती थी। करेक्ट। चलो अभी एक काम करते हैं, साइड में चलते हैं और इसका बूट जरा देखते हैं। बाय द वे क्या इसके अंदर अभी उस टाइम भी वो फीचर आया करती थी जो वो अंदर से खोलना पड़ेगा, मैं खोल के दिखाता हूं आपको। वत्सल, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि अभी जो इंजन कट ऑफ वाला फीचर अभी आता है प्रेजेंट जनरेशन वैगनआर में, वो इस टाइम में इसमें भी आया करता था। हाँ, अगर मेरा ये फ्यूल लिड खुला हुआ होगा एंड मैं अगर सेल्फ मारूंगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। करेक्ट, ये उस टाइम पे यानी कि 11 साल सेफ्टी फीचर बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर था। एक दो बार मेरे साथ हुआ जब मैंने चलाई तो वही आदत होती है फ्यूल पेट्रोल की खोल के रख दो, बढ़ा दो गाड़ी, बट जब इसे स्टार्ट नहीं हुई तो एकदम लगा गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। फिर पता लगा कि इसका ये खुला हुआ है तो स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी। करेक्ट। और देखो उसका नोजल भी उस टाइम पीछे आया करता था। हाँ, एनजीवी नोजल होता था, तो कई बार होता था कि सीएनजी पंप्स वालों पे सिर्फ 1 या 2 नोजल होते थे। करेक्ट, एनजीवी के। हाँ। तो उस चक्कर में अब तो सारे एनजीवी होते हैं अब तो। करेक्ट। अब इसका बूट जरा देखते हैं कि इसका बूट मैनेजमेंट कैसा है। वत्सल, सो हियर इज द बूट दोस्तों। तो बूट में तो कुछ ज्यादा जगह नहीं बची, आप केवल ये पार्सल ट्रे इस्तेमाल कर सकते हो। ये पार्सल ट्रे आपकी कंपनी फिटेड आएगी। हाँ। जब आप सीएनजी लेते थे उस टाइम पर तो कंपनी फिटेड थी, आज का नहीं पता कि दे रही नहीं दे रही आपको एज अ एक्सेसरी, बट ये मुझे वो मिली थी। एंड ये VXI वाली पार्सल वो थी पार्सल ट्रे, तो ये बड़ा अच्छा लगता था। यानी कि अगर आप पेट्रोल में लोगे LXI तो नहीं मिलती, तो नहीं आती थी। अच्छा, फिर अगर लोग आफ्टर मार्केट स्पीकर लगवाएंगे तो वो ट्रे वाली स्पीकर आते थे। अच्छा, एक चीज और है इसमें, देखो LXI वेरिएंट में ही ना आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। दैट इज अमेजिंग। ये एक बहुत अच्छा फीचर लगता है मुझे, ये वाली कंसीडर करने क्योंकि इसके चारों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। हाँ। और जो नई वाली आ रही है जो इससे पिछले वाली भी थी उनमें चारों नहीं थे एडजस्टेबल। अच्छा, चलो तो इसको फिलहाल बंद करते हैं और इसके सेकंड रो का स्पेस जो है ना, हम उसका आनंद उठाते हैं और वहां जानते हैं स्पेस की कैसी है। फिलहाल ये बॉटल रखते हैं आगे और मैं वत्सल को बुलाऊंगा। वत्सल आओ जरा, तुम्हारी हाइट कितनी है भाई? मेरी है 5'9", 5'9" के करीब है। उस हिसाब से तो अभी भी तकरीबन पौने मेरा इतना तो है हेडरूम मेरे पास अभी भी। एंड थोड़ा स्पेस अभी इसको एडजस्ट कर दूंगा तो स्पेस मेरे को मिल जाएगी। मैं आपको स्पेस दिखाता हूँ इसकी एक बार। ये मैंने थोड़ा सा नॉर्मल कर दिया एंड बीच में कर दिया अगर मैंने। अब स्पेस दिखाता हूँ। तो अब मैं अगर स्पेस की बात करूँ तो पूरा लेग रूम है मेरे पास, नीचे अपने पैर आगे लंबे करने के लिए। एंड इसमें एक बहुत अच्छी बात थी, इसमें नीचे आपको उस टाइम भी फायर एक्सटिंग्विशर मिलता था। अच्छा, अरे वाह, आप देख सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है इसमें जी। तो ये सेफ्टी फीचर उस टाइम में मिलता था 11 साल पहले भी। आज तो मैंडेटरी है ना, बट उस टाइम पे भी कंपनियां सोचती थी। एंड नी रूम आप देख सकते हो बहुत अच्छा है। मेरे से 2 लोग तो और बैठ जाएंगे इसमें आराम से कंफर्टेबली। एंड दोनों को आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएगी। तो उस टाइम पे अगर सेफ्टी की भी बात करें तो काफी अच्छी सेफ्टी कंसिडर करती थी मारुति। करेक्ट, इसीलिए तो चलो एक बार आगे चलते हैं, गाड़ी आप चलाओ और मैं आपको इंटरव्यू करता रहूंगा तब तक। श्योर। देखो 1000 सीसी का इंजन इसमें पहले भी आया करता था। हाँ। अभी भी 1000 का ही आता है, अब 1.2 भी आने लग गया। बट सीएनजी में अभी भी 1000 ही आता है एंड इट इज द सेम इंजन। बस ये कि K12B सीरीज था, अब C सीरीज हो गया, तो डुअल जेट डुअल VVT। तो इसका इंजन की परफॉर्मेंस कैसी लगती है? अब जैसे अगर थोड़ी पहले की बात बताऊं तो पहले इसका इंजन में अगर 68 bhp
पेट्रोल पे मिलता है तो सीएनजी में 55 bhp आ जाता है, क्योंकि सीएनजी आपकी माइलेज निकालोगे तो पावर डाउनग्रेड जाएगी। बिल्कुल। बट अगर इसमें एट प्रेजेंट बात करूँ तो 55 का भी मैं बोल सकता हूँ 45 या 40 bhp ही निकल रहा है हाँ। इसके इंजन में से, क्योंकि इतना टाइम हो गया, 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। तो अगर मुझे ओवरटेक मारना होता है, क्विक ओवरटेक, तो मुझे थोड़ा प्लान आउट करना पड़ता है, स्ट्रेच देखना पड़ता है ओवरटेक के टाइम पे हाईवेज पे। बट हाँ, अगर मुझे क्रूज करना है तो आराम से 60-70 की स्पीड पे क्रूज करो, माइलेज निकालो, आपका पूरा ट्रिप का पैसा वसूल हो जाएगा वहीं पे। करेक्ट फ्यूलिंग का। चलो फिर इस इंजन को चलाने चलते हैं। हाँ, एक बार इसका मैं दिखाना चाहूंगा, इसका जो सीएनजी मैनिफोल्ड की और स्टार्टिंग मोटर मैंने बात की थी वो उसके पीछे आती है। हाँ, वो उस तरफ होगी मेरे हाँ, ख्याल में। इसके पीछे आती है। करेक्ट। तो वो ऐसे पॉसिबल नहीं दिखाना, इसीलिए। ठीक है। और गाइस, तो सबसे पहले गाड़ी के अंदर आते ही ना मुझे ये मारुति सुजुकी की बैजिंग दिखाई दी यार। वत्सल, ये क्या है? ये इसको जरा इलैबोरेट करो। ये LXi में कहाँ से तुमने लगवाया है? ये मुझे बताओ जरा इसके बारे में। ये क्या था, जब हम गाड़ी ले रहे थे ना, तो एज एन एक्सेसरी हमें LXi और CNG वाले वेरिएंट पे हमें मिल रही थी ये। अब उन्होंने ऑफर दिया था कि आपको लगवाना तो लगवा लीजिए, वरना उसका पैसा कम हो जाता थोड़ा सा और। तो अब वही था कि पहले जो गाड़ी से ओन कर रहे थे उसमें था नहीं कुछ म्यूजिक सिस्टम। करेक्ट। तो उस चक्कर में हमने इस वाली में लगवा लिया था फिर। एंड इसका स्पीकर का आउटपुट क्वालिटी बहुत अच्छा है आज भी। अच्छा। लाइक वाइब्रेशंस पता लगती है टाइम के साथ, बट हाँ, मेन यूज जो किया है मैंने ही इसको लाइक फुल 25-30 की वॉल्यूम पे किया है इसको यूज मैंने। अच्छा, क्योंकि ये इसकी ना क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। ऐसा ये लग रहा है कि ये कंपनी फिटेड हो सकता है। उस जमाने में कंपनी फिटेड ही आया, LXi था, तो कुछ इस तरीके से फिट किया गया है कि एकदम सूट कर रहा है इस 2 दिन के सिस्टम में ना, तो अच्छा लग रहा है। चलो एनीवे, हम आज बात कर रहे हैं इस गाड़ी के ड्राइव के बारे में। देखो, ड्राइव का कंफर्ट जो है वो सस्पेंशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो सस्पेंशन जो है ना हमेशा ट्रबल में रहते हैं। अगर आप ज़्यादा ऐसे रूरल एरिया में चल रहे हो तो सस्पेंशन ज़्यादा डैमेज होते हैं। एंड इनफैक्ट सस्पेंशन के ऊपर डिपेंड रहता है गाड़ी के ओवरऑल हैंडलिंग का भी। तो अगर आप पैनिक ब्रेकिंग मार रहे हो किसी ऐसे सिचुएशन में, तो भी गाड़ी की हैंडलिंग होनी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है। तो ये बताओ, इसका सस्पेंशन सेटअप कैसा लगा तुम्हें? पहले मैं आंसर करूंगा इसका स्टीयरिंग का फील एंड फीडबैक का। तो स्टार्टिंग में जो उसका स्टीयरिंग का फील एंड फीडबैक था वो लाइट था, लाइक जैसे इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आता है, बिल्कुल लाइट। हाई स्पीड में थोड़ा बहुत आपको पता लगेगा फीडबैक आ रहा है, बट अब विद टाइम इसकी जो स्टीयरिंग कॉलम है उसमें वेयर एंड टेयर आएगा। इतनी बार हो चुका है सब कुछ काम इसमें, तो इसके स्टीयरिंग कॉलम में भी कोई एक इशू है जिसकी वजह से जो इंजन वाइब्रेशंस आती है उस चक्कर में ये गाड़ी लेफ्ट पुल करती है। अच्छा। तो उसके स्टीयरिंग कॉलम में कुछ एक इशू आ रखा है, उस चक्कर में इसका लेफ्ट पुल आ रहा है, वरना। और इससे क्या हुआ है कि एक हेफ्ट आ गया इसके अंदर, थोड़ा हैवी है। तो अगर आप थोड़ा हाई स्पीड, अगर 90-100 अगर आप क्रूज कर रहे हो उस टाइम पे, तो एक अच्छा फील एंड फीडबैक आपको मिलता है। टॉल बॉय डिजाइन के बाद भी कार आपकी ग्राउंड और प्लांटेड है। और रही बात सस्पेंशन की, तो सही टाइम पे स्पीड ब्रेकर आया ही है इसका। तो सस्पेंशन इसके चारों चेंज हो चुके हैं एक बार, तो उसके बाद तो राइड क्वालिटी बेटर हो जाती है। बट हाँ ठीक है, सॉफ्टवेयर साइड पे है तो अच्छी डिसेंट राइड क्वालिटी प्रोवाइड करता है मुझे ये। कोई इशू आता नहीं है मुझे, अगर आराम से निकालो। हाँ, स्पीड पे खुदा दिया आपने गाड़ी को तो ऑब्वियसली आपका हैम्पर। अच्छा, कभी चेंज होने के मौका दिया गाड़ी ने कि भाई अब बदलना है सस्पेंशन? हाँ, इस पे अपने आप ही आ गया था। लाइक इसका जो रिपेयर होने के बाद जब भी आई दोबारा, जो पुराना सस्पेंशन था वो फुल आपका जो कॉलम होता है वो अंदर ही रुक गया था, वो बाहर ही नहीं आया प्रेस होने के बाद। अरे भाई साहब तो खत्म था वो चीज इसकी अंदर की। तो फिर चेंज कराए? तो इसे चेंज करवाए थे। तो तकरीबन अभी तक 2 लाख किलोमीटर कितनी बार चेंज हुआ है? एक बार। एक ही बार चेंज हुआ है? एक बार बस। और क्लच प्लेट कितनी बार हुआ है? क्लच प्लेट इसकी 3 से 4 बार हो चुकी है। 4 तो हो गई है। हाँ ठीक है। और एक चीज और बताओ मुझे, जब सर्विस करवाते हो उसकी, हाँ। तब ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही करवा रहे हो या कहीं और से? स्टार्टिंग से काफी साल तो वही सर्विस सेंटर पे ही, मारुति के शोरूम पे जो है उनसे करवाते थे। बट विद टाइम जैसे बीतता गया, सब कुछ पता ही है कि कितना चार्ज बाहर लग रहा है, कितना अंदर लग रहा है, तो उस चक्कर में फिर बाहर आफ्टर मार्केट में शिफ्ट हो गए थे। ठीक है। और एक चीज और बताओ मुझे कि क्या लगभग चार्ज आ रहा है फिलहाल इसका सर्विस में आफ्टर 11 ईयर्स? अब अगर मैं इसकी सर्विस कॉस्ट की कुछ बात करूं आपसे, तो मेरे हिसाब से लास्ट इसकी सर्विस हुई है वो अराउंड 3.5 या 4 गया था लास्ट। हाँ बिल, क्योंकि से कुछ इंजन का ऑयल का कुछ इशू आया था तो 4 पहुंचा था, वरना 3 में निपट गया था इसका। हाँ अच्छा, इसका 3 में तो ये फिर मेरे ख्याल में आफ्टर मार्केट आप प्राइस बता रहे हो? हाँ, आफ्टर मार्केट प्राइस है ये। ठीक है। तो कोई आपका घर का ही मैकेनिक होगा या जानने वाला मैकेनिक होगा? ठीक है। और मैकेनिकल इश्यूज और क्या क्या फेस करने पड़े आपको यहाँ पे?
मैकेनिकल इश्यूज, एक तो मुझे क्लच प्लेट का आता है, ठीक है। इसके ब्रेक शूज का इश्यूज आता है अब तो, क्योंकि इतने टाइम के साथ आपको थोड़ा ब्रेकिंग भी आपको करनी पड़ेगी गाड़ी के अंदर, क्योंकि फ्रंट इसके डिस्क है, रियर ड्रम है, तो ब्रेक्स तो आपको लाइक टाइम टू टाइम चेकअप करवाने चाहिए। मैं ये रिकमेंड करता हूँ, ब्रेक्स आपको टाइम टू टाइम रिकमेंड है कि चेकअप करवाओ। तो कई बार आपकी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई तो उसमें आपको ब्रेक्स ही एक पार्ट होता है जो आपको बचा सकता है। अवेयरनेस होती है बट ब्रेक्स आर द मेन थिंग। एंड इसके जो टायर्स हैं वो मेरे हिसाब से थोड़े पतले हैं, 135 प्रोफाइल के जो आते हैं, 135 या 145 प्रोफाइल, 145 प्रोफाइल के जो आते हैं वो थोड़े हल्के हैं, कम विड्थ है। अगर 155 सेक्शन होता तो अच्छी ग्रिपिंग मिलती है। अब 155 आने लगी है। हाँ, वो विद टाइम कंपनी अपग्रेड करती है हर चीज को। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, इसका टॉल बाय डिजाइन जो है वो हाईवे पे कितना परेशान करता है? अगर स्ट्रेट हाईवे है बिल्कुल, जैसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, वो स्ट्रेट हाईवे है पूरा आपका, करेक्ट, कोई ज्यादा कर्व नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई इशू नहीं आता। 70, 80, 90 तक क्रूज करो। ये हाई स्पीड की गाड़ी नहीं बनी हुई। करेक्ट, ये विद इन सिटी कार है, हाईवे पे हाईवे रनर है, बट हाईवे की स्पीड रनर नहीं है। फिर ये मैक्स 100 प्लस, फिर आपको थोड़ा लगता होगा कि यार अब थोड़ा सा कम करना चाहिए। 100 प्लस जाती है ये, मैं पर्सनली इसको 120 तक 130 तक लेके गया हुआ हूँ, बट फिर उसके ऊपर नहीं जाती है। एंड 100 भी जाने में इसका अराउंड 20 सेकंड लग जाते हैं। वत्सल, एक चीज मुझे और बताओ कि इसका पेट्रोल पे क्या माइलेज अभी फिलहाल आपको मिल पा रहा है? मैं बहुत टाइम से टू बी ऑनेस्ट पेट्रोल नहीं चलाई है इसके ऊपर। ठीक है। तो मुझे लगता है कि पेट्रोल का जो आपका इनलेट होता है, जो पूरी पाइपिंग है, उसमें भी इशू आ रहा है इसकी। अच्छा अच्छा। क्योंकि पेट्रोल जाने का इतना होता नहीं, क्योंकि रिजर्व जब लगता है तो रिजर्व पे 15-20 किलोमीटर चलाओ अपना और नियरेस्ट सीएनजी एकदम भरवा दो। ठीक है। तो रफली एवरेज 170-180 किलोमीटर पे सीएनजी भर जाती है इसमें। अच्छा, और एक सीएनजी अभी लगभग अगर एम्प्टी हो गई है फॉर एग्जांपल गाड़ी, तो तकरीबन कितना फिल हो रही है, कितना केजीज आ रहा है सिलेंडर में? सीएनजी आपका एक तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा मेनली। अगर प्रेशर फुल मिल रहा है आपको तो ये आपका पहुंच जाएगा 7.5 केजीज तक, 7.5 तक, 7.5 किलोज आपका सीएनजी आ जाएगा। एंड बहुत ही अच्छी किस्मत है आपकी, बिल्कुल खाली सिलेंडर है तो 8 किलो, 8.5, और मैंने एक बार 9 किलो देखी है इसमें आज तक, 9 किलो सीएनजी इसके अंदर। तो उस टाइम तो मैं बहुत खुश हुआ था, चलो ठीक है पैसा लग रहा है जेब से, बट 9 किलो सीएनजी पहली बार देखी थी मैंने इसमें आती हुई। तो फिर लगा कि हाँ इसमें कैपेसिटी है। अच्छा, मुझे ये बताओ नाइट ड्राइव में क्या इसके हेडलाइट की पोटेंशियल है? नाइट ड्राइव के अंदर इसका हेडलाइट के थ्रू से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं खुद एलईडीज अब प्रेफर करना चाहता हूँ। आई नो कि रिकमेंड नहीं करता एलईडीज इस सेटअप के ऊपर, कि बैटरी पे भी प्रेशर पड़ता है, बट इसका जो हैलोजन का थ्रो है विद टाइम डिग्रेड हो गया है। अगर मैं हाई बीम करता हूँ तो थोड़ा बहुत ठीक रहता है, लो बीम सिटी के अंदर ठीक है क्योंकि स्ट्रीट लाइट रहती है तो सिटी के अंदर नहीं मिल सकता, बट अब हाईवे पे निकलो जहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हाँ आपको लाइक थोड़ा हैम्पर रहता है इसका। करेक्ट। वत्सल, अब चलो ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका क्लच कैसा है, ब्रेकिंग कैसा लगा, गियर के थ्रोज वगैरह या विजिबिलिटी कैसी लगी, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं पॉइंट उठाऊंगा इसके क्लच का। तो क्लच का ट्रैवल डिसेंट है, लाइट क्लच है। हाँ, जब क्लच प्लेट आपकी खत्म हो जाएगी तो आपको थोड़ा हैवी लगेगा क्लच उस टाइम पे, बाकी इसका लाइट क्लच है। एंड क्लच के साथ एसोसिएटेड आपका गियर का शिफ्टिंग, तो गियर का शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, आप लाइक 2 उंगली से भी अपना शिफ्ट कर सकते हो आराम से, इसका कोई इशू नहीं आता। एक बार इसमें इशू आया था, इसका जो रिवर्स गियर है वो नहीं लग रहा था इसमें ढंग से, तो लाइक वो बहुत मारना पड़ता था रिवर्स मारने के लिए, न्यूट्रल पे लाके। और विजिबिलिटी के मामले में तो एक नंबर है, चारों तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे हम खुले खुले में बैठे हुए हैं एकदम। बट मैं एक इशू से बताना चाहूंगा, जो उसका IRVM है वो इसका अब डे नाइट नहीं है ना, डे नाइट नहीं है। ये आफ्टर मार्केट में को लगवाना है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है इसका डे नाइट वाला, हालांकि मैं यूज भी नहीं करता इस IRVM को, मेरे दोनों मेरे से काम हो जाता है, बट इसका ये IRVM वो ऐसा होना चाहिए था आपका डे नाइट वाला। ऑटो डिमिंग तो बहुत बड़ी बात है, बट ये डे नाइट वाला होता तो अच्छा लगता। अच्छा, एक बात बताओ वत्सल, अगर आज भी इतने ही पैसे हो आपके पास में और CNG गाड़ी खरीदनी हो, फॉर एग्जांपल कि आप बैठे हो 2011 में, बट आपके पास में जो गाड़ियों की अवेलेबिलिटी है वो 2022 वाली है, तो कौन सी गाड़ी खरीदोगे इसी बजट में अभी? तो आपने जैसा पूछा कि इस सेगमेंट के अंदर आपने इस प्राइस में मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं अब,
ग्रैंड आइटन नियोस सीएनजी है, टियागो सीएनजी, टिगोर सीएनजी, ऑरा सीएनजी, स्विफ्ट है, स्विफ्ट डिजायर सीएनजी है। आ गई, अब बलिनो सीएनजी आ गई अब। हाँ। तो बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं। उस टाइम पे तो बहुत लिमिटेड थे। उस टाइम तो शायद वैगनआर या वैगनआर ही थी। ऑल्टो ही थी और मारुति सुजुकी के पास मारुति की ही सीएनजीज थी मारुति, हाँ उस टाइम कोई और और कोई नहीं manufacturer सीएनजी था। दे रही थी आपको। Correct. आफ्टर मार्केट आप लगवा लो किसी में भी। करेक्ट करेक्ट। बट कंपनी फिटेड की बात करें तो आज बहुत ऑप्शंस खुल गए हैं। हम्म। तो प्रायोरिटी वाइज थोड़ा डिपेंड करेगा। मैं स्विफ्ट भी ले सकता हूँ एक बार के लिए, कि स्विफ्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपका। मारुति की तरफ से स्पेस भी है, कंफर्ट भी है, सब कुछ है गाड़ी के अंदर। एंड मैं टाटा की तरफ भी जा सकता हूँ, बिल्ड क्वालिटी भी है, स्पेस उसमें भी है, सब कुछ है। बहुत इश्यूज हैं, बहुत प्रायोरिटीज है मेरी अपनी पर्सनल। इतने चेक बॉक्सेस मैंने खुद बनाए हुए अपने कि कोई भी परफेक्ट फिट नहीं बनेगी कहीं पे। अच्छा। बट हाँ, अगर मुझे एक लेनी है तो मेरे हिसाब से मैं वापस मारुति का ही कोई ऑप्शन उठाऊंगा। हाँ। वो वैगनआर भी हो सकती है, आपकी बलिनो भी हो सकती है, आपकी स्विफ्ट भी हो सकती है। एंड अगर थोड़ा मेरा प्राइस बजट एक्सटेंड हो गया तो माइट पॉसिबल मैं अर्टिगा तक पहुंच जाऊं, क्योंकि फैमिली बड़ी है मेरी, करेक्ट। ट्रैवल रहता है मेरा, इसीलिए। चलिए, तो ये तो थे वत्सल। और अगर आप वत्सल के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो उनको एकदम एक्सेप्ट करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वत्सल का चैनल है, उनको जाके फॉलो कीजिए और जल्दी से हमें भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। अगर आप भी चाहते हो हम आपका भी यूज़र रिव्यू करें तो आप क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चले। अनिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।